हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। दीपक नाइट्राइट के अगर लास्ट मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो इसने 10% का रिटर्न अभी जनरेट करके दिया हुआ है। 1719 रुपए के आसपास इसने लास्ट मंथ में रिटर्न दिया है और वो इस समय 1915 रुपए पर आकर के आपको दिखाई देता है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो वो करीब 14% माइनस में आपको दिखाई दे रहा है। 6 महीने में काफी वोलेटिलिटी इस स्टॉक ने दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये यहाँ पे करेक्ट होता है और उसके बाद ये एक इस पॉइंट पे आता है और एक थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न के बाद इसने फिर से एक गोता लगाया और उसके बाद ये यहाँ पे इस टेरिटरी में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लेवल है ये करीब 2300 रुपए के ऊपर का लेवल है यहाँ पर, जहां से कि स्टॉक करेक्ट होकर के 1700 रुपए के आसपास पिछले महीने था। फ्रेंड्स, एक साल का रिटर्न 6% माइनस में है और यहाँ पे फिर से वही आपको दिखाने की कोशिश है कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ये इस पैटर्न में चल रहा है वोलेटिलिटी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म चार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें काफी स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको 1000% का रिटर्न यहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टॉप पॉइंट से स्टॉक ने करेक्शन लगाया हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल में 1048% का रिटर्न है। अब अगर हम यहां से करेक्शन की बात करें, इस स्टॉक के इस पॉइंट से और तक के करेक्शन की बात करें तो 33% का करेक्शन यहां आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न आपको 10,000%। ये कंपनी 2010 से लिस्टेड है और वहां से इसने 10,000% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि चार्ट इसका एकदम से जबरदस्त लॉन्ग टर्म में बना हुआ है। अपने टॉप पॉइंट से ये करेक्ट होकर के आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़, लार्ज कैप कंपनी है। 52 वीक हाई अगर आप देखते हैं इस साल का तो 3020 रुपए से 1600 रुपए के रेंज में ये घूम रहा है और पीई रेशियो 24, एक क्वालिटी कंपनी का पीई रेशियो 24 और डिविडेंड यील्ड जो है 0.37। तो इस तरह से आपको 3020 रुपए से के रेंज में तक इस तरह से 3020 रुपए के रेंज तक जाने वाली कंपनी इस समय एक 1915 रुपए पर मिल रही है, जो कि 1681 रुपए तक भी जा चुकी थी। फ्रेंड्स, ये कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्री भी केमिकल्स है और आप इस सेक्टर में देख सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे पिडिलाइट इंडस्ट्री है 1,24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। नंबर 2 पे एसआरएफ है 71,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। उसके बाद गुजरात फ्लोरोड, लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज एंड देन नंबर 6 पे इस कंपनी का नंबर आता है 26,169 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। करंट मार्केट प्राइस 1900 रुपए के आसपास ये कंपनी। जहां तक पी रेशियो की बात है तो उसमें आप लिंडे इंडिया को देख सकते हैं कि वो 112 रुपए के पी रेशियो के बाद साथ सबसे ऊपर है और उसके बाद पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात हो रही है और इसमें आरती इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं 21 के पीई रेशियो पर अवेलेबल है और उसके बाद सेकेंड लोएस्ट में यहां टॉप 7 में 24.64 पे दीपक नाइट्राइट का एक रीजनेबल लेवल पर शेयर अवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो जो लोग पीई को ध्यान में रखते हुए शेयर खरीदते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जून 2019 से उपलब्ध डेटा के अनुसार जो सेल्स है वो उस समय 51 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 1003 करोड़, दिसंबर 2019 में 1120 करोड़, उसके बाद मार्च 2020 में 1056 करोड़, जून 2020 में कोरोना का स्पष्ट प्रभाव है 674 करोड़, देन सितंबर में रिकवरी आती है 987 करोड़, देन दिसंबर 2020 में 1235 करोड़, मार्च 2021 में 1463 करोड़, जून 2021 में 1526 करोड़ और सितंबर 2021 में 1681 करोड़। अगर इस सितंबर से इस सितंबर को आप कंपेयर करें तो आपको देख आएगा कि जबरदस्त सेल बढ़ा हुआ। दिसंबर 2021 में
22 करोड़, और इसको आप कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 से तो वहां पे 1235 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 में 1872 करोड़। अब इस मार्च 2022 को अब इस मार्च 2022 को आप कंपेयर करिए मार्च 2021 से, तो साल दर साल के हिसाब से आपको इसके क्वार्टर को देखने में आपको दिखेगा 400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेल यहाँ पे बढ़ा करके इन्होंने दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% 2019 में था और इस समय वो 22% है। बीच में इन्होंने इसको बढ़ा करके मार्च 2021 में ये ले गए थे 31%। इट वाज अ गुड पोजीशन आउट देयर, लेकिन अभी दबाव है इन्फ्लेशन का, 22% पर ये बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट 31 करोड़ जून 2019 में जो ये देते थे, इस समय कंसिडरेबली इन्होंने अपना डेट घटाया हुआ है और ये 7 करोड़ इस समय दे रहे हैं। तो यानी 31 करोड़, 30 करोड़, 27 करोड़, 27 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, और ये घटते घटते ये आपको यहां पर 7 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 201 करोड़ जो जून 2019 में था, वो इस समय बढ़ते हुए आपको 362 करोड़ रुपया दिख रहा है। उसके बीच में कई सारे फ्लक्चुएशंस आए, आप यहां देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 133 करोड़ जून 2020 में था, वहां कोरोना का प्रभाव आपके स्पष्ट यहां पे दिख रहा है। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 132 करोड़ रुपए जून 2019 में जो प्रॉफिट था वो बढ़ते हुए 150 करोड़ रुपए होता है, फिर 157 करोड़, 172 करोड़, और अल्टीमेटली जो मार्च 2022 का ये जो डेटा है उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है 267 करोड़। तो इसका मतलब है कि डबल हो गया इनका प्रॉफिट, लेकिन बीच में ये 300 करोड़ के मार्क को ये पार कर चुका था। ईपीएस 9 रुपए 65 का जो ईपीएस है वो इस समय 19 रुपए के ऊपर हो गया। बीच में ऑब्वियसली एक बार जब इनका सेल जबरदस्त था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पर 405 करोड़ और 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो वहां ये 22 को टच कर चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये गिरा हुआ है, लेकिन इसमें कंसिडरेबल ग्रोथ आने की काफी उम्मीद है। फ्रेंड्स, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1327 करोड़ रुपए मार्च 2015 में सेल था, जो कि मार्च 2016 में 1373 करोड़, मार्च 2017 में 1371 करोड़, मार्च 2018 में 1600 करोड़ और 2700 करोड़ सीधे हो जाता है ये मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 4000 करोड़ के ऊपर, और उसके बाद आप देखिए 4360 करोड़ मार्च 21 में, और मार्च 2022 यानी कि 2022 के पूरे वित्तीय वर्ष में 6000 करोड़ से ऊपर इन्होंने सेल किया। तो कहां 1300 करोड़ 7 साल के आसपास इन्होंने इसमें कंसिडरेबल ग्रोथ किया हुआ है। ओवरऑल जो ईयरली प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% से बढ़कर इन्होंने इसे डबल से भी ज्यादा कर दिया। मार्च 2021 के साल में ये हाईएस्ट 29% तक जा चुका था। सालाना आधार पर इंटरेस्ट का पेमेंट 38 करोड़ मार्च 2015 के साल में, फिर 40 करोड़, देन उसको घटाया इन्होंने 37 करोड़, फिर फ्लक्चुएट करके ये ऊपर जाता है 2019 के साल में 87 करोड़, 2020 में 118 करोड़, देन इसको इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया, मार्च 2021 में 77 करोड़ एंड देन 36 करोड़ मार्च 2022 यानी साल 2022 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67 करोड़, 89 करोड़, 135 करोड़, 111 करोड़, 268 करोड़, 806 करोड़ सीधे 1000 करोड़ पार हुआ एंड देन 1400 करोड़ रुपए पूरे साल में इन्होंने अर्न किया। इंटरेस्ट की बात अगर की जाए तो 53 करोड़, नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 53 करोड़, 63 करोड़, 96 करोड़, 79 करोड़, 174 करोड़, 611 करोड़ सीधा 776 करोड़, देन 1000 करोड़ के मार्क को इन्होंने पार कर लिया है। सालाना आधार पे आप ईपीएस को देखते हैं, सालाना आधार पे अगर आप ईपीएस को देखते हैं तो ये 5 रुपए से बढ़ते बढ़ते इस समय 78 रुपीस का हो गया। तो ये ग्रोथ आपको इस कंपनी में दिखाई दे रही है, जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। डिविडेंड पे आउट 20%, 22%, 16%, 22%, 16, 10, 10 और 19। फ्रेंड्स, अब यहां पर आप देखिए कि सेल्स का ग्रोथ किस आधार पे हुआ है। लास्ट 3 इयर्स का 36% सेल्स का ग्रोथ हुआ है और लास्ट 5 ईयर का 38%, और इस साल की उम्मीद जो है वो है 56%। 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रो हुई है 87% के आसपास हुई, 3 साल में 82% और अभी उम्मीद है 37% के आसपास। स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, 10 साल में आपको CAGR के बेसिस पे 61% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 64%, 3 साल में 90%। हाँ, 1 साल में वोलेटिलिटी है, बट आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को जैसा कि अभी पहले देख चुके हैं, जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 34%, 40% और 37% क्रमशः 5, 3 और लास्ट ईयर का
है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट में हम रिजर्व को देखते हैं। 325 करोड़ का जो रिजर्व था आज बढ़कर 3311 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये एक कंसिडरेबल कंपनी के रिजर्व में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बोरोइंग कंपनी की 545 करोड़ थी, 529 करोड़ हुई। फिर उसके बाद मार्च 17 में 724 करोड़, देन 987 करोड़ मार्च 2018 में, करते हुए इनकी बोरोइंग हाईएस्ट जो गई थी वो हुई की थी 2019 में। उसको इन्होंने कंसिडरेबली घटा दिया और वो इस समय 315 करोड़ की है। बोरोइंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का सेल बढ़ता जा रहा है और बोरोइंग्स कंपनी उस हिसाब से लेने की कोशिश की कंपनी ने, लेकिन उसको कंपनी ने चुका दिया। तो इट्स अ गुड साइन। कंपनी का जो टोटल साइज है वो आप देखिए तो आपको पता चलता है कि 1125 करोड़ 2015 में जो कंपनी थी वो इस समय 4000 करोड़ के ऊपर की हो चुकी है बुक वैल्यू के हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सितंबर 2019 में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45% थी, एफआईआई 9% और डीआईआई 16% के आसपास, और पब्लिक का इसमें हिस्सा 28% था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो वहां से जो प्रमोटर्स है उन्होंने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी यहां इस लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाई है। जून 2022 और मार्च 2022 क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाई हुई है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग काफी इधर बढ़ाई। 2 क्वार्टर आप देखें, दिसंबर 2019 मार्च 2020 में बढ़ाई, फिर जून 2020 में और बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते ये दिसंबर 2020 में 13% तक ले गए और उसके बाद इसको हल्का करते हुए ये लेके आए। इस समय 9% के ऊपर अभी भी बने हुए हैं। डीआईआई इस समय 10% है जो कि 16% था, और इन्होंने अपनी हिस्सेदारी मार्च 2020 में कंसिडरेबली जो है वो उसी लेवल पर लेकर के बैठे थे, लेकिन अभी 10% के ऊपर है। पब्लिक की इसमें जो है कि आप कॉन्फिडेंस देखिए ये बढ़ता जा रहा है। इस समय 34% पब्लिक इसमें होल्ड कर रही है। फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट का ये 6 महीने का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी हुई है। इस पॉइंट से ये स्टॉक यहां तक करेक्ट होता है और उसके बाद ये फिर से एक रिकवरी दिखाता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहां लोएस्ट पॉइंट पर ये पहुंचने के बाद एक करेक्शन के मोड में चला गया है। फ्रेंड्स, अब यहां पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, 6 महीने के लिए केवल अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपको एक पर्टिकुलरली सपोर्ट यहां पे आपको दिखता है 1750 रुपए पर। इस सपोर्ट को इसने सस्टेन करके ये ऊपर ये निकल चुका है। तो आपको अब ये स्वाभाविक सी बात होगी कि अगला टारगेट यहां पे क्या आना चाहिए। अगला टारगेट यहां इस पॉइंट पर है एक रेजिस्टेंस 2050 रुपए के आसपास। तो यहां अगला जो पड़ाव है दीपक नाइट्राइट का वो 2050 रुपए का एक दिखाई दे रहा है। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वो आपको कहीं ना कहीं यहां 2350 रुपए का दिखेगा, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस आपको 2350 रुपए का एक यहां इस लेवल पर दिखेगा। फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में काफी वॉल्यूम रहता है हमेशा, और जब ये स्टॉक 1700 के आसपास चल रहा था वहां से कुछ वॉल्यूम इसमें कम हुई, लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम फिर से जुलाई के लास्ट वीक में आना इसमें शुरू हुई। तो आप देखिए कि उसके बाद प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट भी आना शुरू हुआ। तो जिस तरह से जैसे ही वॉल्यूम आती है, इस पॉइंट पर भी अगर आप देखें 8 जून के आसपास जो है वॉल्यूम आती है, थोड़ा सा प्राइस यहां पर अपवर्ड होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये चार्ट आपको लगा के दिखाया है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से ये स्टॉक किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि इसे नीचे आना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि इस पॉइंट पर यानी 12 जुलाई को ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो इसने इसको टेस्ट किया और उसके नीचे गया और फिर से ये ऊपर आता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी इसने ट्रेड किया काफी दिनों तक। 2 जुलाई से 1 जून से आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये 7 जुलाई तक जो है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा। तो उसके बाद ये उसने उसको टच किया और उसके बाद ऊपर आया। तो अभी फिलहाल की जो बात अगर हम लोग करें तो ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है कि मूविंग एवरेज को ये टेस्ट करे, और अगर ये निकल गया है, ऊपर निकल गया है, तो फिर अपने रेसिस्टेंस को ये टेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। आरएसआई की बात करें तो इस वक्त की आरएसआई इस स्टॉक में है 59, जो कि एक
अच्छे पोजीशन पे दिख रहा है, ना ही ये ओवरबॉट है, ना ही ये ओवरसोल्ड है। यहां अगर आप इस पॉइंट पर देखें, RSI 65 था, ये 8 अप्रैल 2022 और प्राइस था 2361, यानी कि ये एक ऐसी पॉइंट थी जहां पर कि कुछ ज्यादा बॉट पोजीशंस बन गए थे। तो उसके बाद यहां पे ये स्टॉक हल्का होता है और उसके बाद फिर से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट जैसे ही आता है इस पॉइंट पर जहां पे RSI 58 है, ये स्टॉक काफी पिटता है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे RSI 27 हो जाती है, यानी ओवरसोल्ड की पोजीशन आ जाती है इस पॉइंट पर, जहां पर कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का कहता है कि 30 से कम है, बाय करना चाहिए। इसलिए अगर जो लोग यहां पे बाय किए होंगे वो जरूर इसमें फायदा कमाए होंगे। आप देखिए यहां पर 27 का RSI यहां पर दिख रहा है, फिर इसके बाद ये ऊपर जाता है और काफी वोलेटाइल होकर के ये आपको देखिए कि ये RSI 34 और इस समय ये RSI यहां पर 59 के आसपास पहुंच गया है। तो ना ही बहुत ओवरबॉट की स्थिति है इस समय और ना ही बहुत ओवरसोल्ड की स्थिति है। तो एक मिड रेंज में ये इस समय ये स्टॉक घूम रहा है। फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि बोलिंगर बैंड इसमें अप्लाई कर दिया गया है और बोलिंगर बैंड की अगर प्रेजेंट की स्थिति की बात की जाए तो मिड रेंज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है और बोलिंगर बैंड की सिचुएशन ये कहती है कि जब आपका स्टॉक अपर लाइन के आसपास है तो मिड रेंज के पास आएगा और जब वो लोअर बैंड के पास है तो मिड रेंज को जो है यानी कि एवरेज को वो कंफर्म करने की कोशिश करेगा। यानी कि अभी ये अपने अपर बैंड के पास है और ये मिड रेंज की तरफ आने की कोशिश करेगा। यानी कि हो सकता है कि अगर बोलिंगर बैंड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। आप इसको इस तरफ से कंफर्म कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये बोलिंगर बैंड के मिड रेंज पे था और बोलिंगर बैंड के यहाँ पे मिड रेंज एकदम लोअर बैंड पे यहाँ पे टच कर रहा है और उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पर इसने इसको साथ टच करने की कोशिश की, फिर नीचे है तो फिर यहाँ पे इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसको बार बार ये टेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि दीपक नाइट्राइट्स पर ये कंप्लीट एनालिसिस, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस सभी कुछ आपको एक व्यू देने में सफल रही होगी और आपको इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट के ऊपर कंप्लीट एक ओवरव्यू मिला होगा। तो आई होप कि इस पर आपको एक क्लैरिटी आई होगी। डिसीजन आपका है, पूरी एनालिसिस करिए और उसके बाद एक ट्रेड लेने की कोशिश करिए और इस पर एक अपना विचार बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।